पर्यवेक्षण अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के भी दिए निर्देश। ज्ञान वापी के 2 मामलों की आज सुनवाई। वाराणसी कोर्ट में साइंटिफिक सर्वे पर मुस्लिम पक्ष दाखिल करेगी आपत्ति, 7 याचिका क्लब करने का आ सकता है फैसला। मुख्तार अंसारी की आज वाराणसी कोर्ट में पेशी। 31 साल पुराने अवधेश रॉय हत्याकांड में होगी जरा बहस और जल्द होगा सजा पर फैसला। बीजेपी महानगर समिति की बैठक आज। मोदी कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर होगी बैठक। बैठक में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। निकाय चुनाव की हार पर कांग्रेस का मंथन आज। प्रदेश अध्यक्ष खाबरे ने बुलाई बैठक। नई कार्यकारिणी के गठन में पेश 40% ने छोड़ी पार्टी। यूपी के 17 जिलों में लू का अलर्ट। प्रयागराज झांसी दूसरे दिन भी सबसे गर्म, 30% ज्यादा गर्मी पड़ी। कल से बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, के न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां महाराजगंज में सीएम योगी आदित्यनाथ ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा में चौक बाजार पहुंचेंगे और 11:30 बजे चौक पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन देंगे सीएम और गोरक्षनाथ मंदिर छावनी में प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। प्रसाद ग्रहण करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री और 3.5 घंटे रहने के बाद प्रस्थान करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी पूरी है और सीएम के आगमन को लेकर विशेष इंतजाम भी कर लिए गए हैं। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद लखनऊ के लिए वापसी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां 3.5 घंटे तक फिलहाल मुख्यमंत्री यहां पर रहने वाले हैं और उनके इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी ने कड़ी मेहनत की। महाराजगंज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर है और ज्योतिर्लिंग प्राण प्रतिष्ठा में चौक बाजार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 11:30 बजे चौक पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर छावनी में प्रसाद भी ग्रहण करेंगे सीएम योगी। और उनके आगमन को लेकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं विशेष तैयारियां की गई हैं और यहां पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद लखनऊ रवाना हो जाएंगे और 3.5 घंटा रहने के बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने की तैयारी भी पूरी यहां पर की गई है। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाराजगंज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज का दौरा है और 11:30 बजे चौक पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां रुद्र महायज्ञ समापन के पश्चात आशीर्वचन भी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर छावनी में प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री आगे के कार्यक्रम के लिए प्रस्थान भी करेंगे। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे मुख्यमंत्री और उनके आगमन को लेकर विशेष तैयारियां यहां पर कर ली गई हैं। और अगली खबर लखनऊ से, जहां कांग्रेस की समीक्षा बैठक आज होगी। निकाय चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की बैठक, पार्टी दफ्तर में प्रदेश स्तर की समीक्षा बैठक हो रही है और प्रांतीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष भी शामिल होंगे और कांग्रेस की समीक्षा बैठक आज। निकाय चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस की बैठक, निकाय चुनाव में हारे उम्मीदवार फीडबैक देंगे और पार्टी नेताओं की फी के साथ होगी लोकसभा चुनाव की तैयारी। तो पार्टी दफ्तर में
प्रदेश स्तर के नेता भी शामिल होंगे और बैठक में पार्टी अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे और कांग्रेस की समीक्षा बैठक आज होगी। तो समीक्षा बैठक आज और निकाय चुनाव परिणाम के बाद ये कांग्रेस की बैठक हो रही है और निकाय चुनाव में हारे उम्मीदवार फीडबैक भी देंगे। तो जो उम्मीदवारों को हार मिली वो फीडबैक देंगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश संगम जुड़ चुके हैं। सतीश, कांग्रेस पार्टी के निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो करारी हार हुई, इसके बाद अब बताया जा रहा है कि आज समीक्षा बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में एक तरफ फीडबैक लिया जाएगा प्रांतीय नेताओं से, अध्यक्षों से, और साथ ही साथ आने वाले चुनाव की तैयारी भी होगी। अब देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है, लेकिन जो रिजल्ट आए थे नगर निकाय चुनाव के, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक चिंताजनक था। इसको लेकर आज कांग्रेस पार्टी दफ्तर में बैठक है। बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बृजलाल खाबरी, इसके अलावा जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं, 6 प्रांतीय अध्यक्ष उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जिलों से जो जिलाध्यक्ष हैं उनको भी पार्टी दफ्तर में बुलाया गया है। नगर निकाय का जो रिजल्ट रहा है वो एक तरह से कांग्रेस पार्टी को चिंताजनक रहा है। इसका असर कहीं न कहीं कांग्रेस निकाय चुनाव में नहीं देखने को मिला। उत्साह मनाए हो कांग्रेस पार्टी दफ्तर में, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए है वो एक तरह से चिंताजनक है। इसको लेकर आज समीक्षा बैठक की जाएगी। इसमें जो भी प्रत्याशी थे, जो उम्मीदवार थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, मेयर पद के या नगर पंचायत नगर पालिका में, उन लोगों से फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह से आपने काम किया चुनाव को लेकर और रिजल्ट जिस तरह से आपके पास आए वो कैसा रहा है। तो इसी के तहत लोकसभा चुनाव की भी रणनीति बनाई जाएगी कि अगर क्या कुछ कमियां नहीं है जो जमीनी स्तर पे शायद उसको पूरा नहीं किया गया, या जो वोटर्स थे उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाए कांग्रेस पार्टी, तो कैसे किया जाएगा। जो उम्मीदवारों का चयन हो, उम्मीदवारों के चयन में भी कहीं कहीं अहम भूमिका मानी जाती है कि किस क्षेत्र में कौन से उम्मीदवार को उतारा जाए, किस कम्युनिटी के उम्मीदवार को उतारा जाए। तो ये भी कहीं न कहीं बड़ी बात है। तो उस पर भी कहीं न कहीं मंथन किया जाएगा। मंथन इस पर करने के बाद ही कि आगे की रणनीति बनाई जाएगी। इससे पहले आप देखिए, लखनऊ की महानगर की भी बैठक हुई थी, जिसमें कहीं न कहीं सभी को फटकार भी लगाई गई थी जो नेता हैं उसमें, क्यों इस तरह से जो रिजल्ट रहा है, क्यों एक निराशाजनक रिजल्ट रहा है। तो कुल मिला जुलाकर जो आज की समीक्षा बैठक हुआ है उसमें प्रत्याशियों से फीड लेने के बाद ही आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और जमीनी स्तर पे जो कार्यकर्ता है, जो उम्मीदवार के तौर पे रहे या जो पार्टी से जुड़े हुए नेता, जो पहले के नेता रहे, उनको कैसे पद दिया जाए, या फिर जो मनोज नाम पर्सन है कांग्रेस पार्टी में, उनको कैसे प्राथमिकता दिया जाए, उनको कैसे एक पार्टी में शामिल किया जाए, वो सारी चीजें आज डिस्कशन किया जाएगा। जी बिल्कुल सतीश, देखिए एक तरफ आपने कहा कि कई सारे मुद्दों को लेकर इस समीक्षा बैठक में बातचीत होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का रवैया देखा जाए, भले ही वो देश में या फिर 24 के चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आती हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल कुछ खास मजबूती से काम करते हुए दिखाई नहीं देती। क्या वजह है इसकी? आखिर क्या उनको लगता है कि अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसी के चलते उन्होंने उत्तर प्रदेश को किनारे कर बाकी के राज्यों में मेहनत करनी ज्यादा शुरू कर दी है? क्योंकि कर्नाटक में जीत मिले, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की हार मिली, ये चिंतनीय है। बिल्कुल, देखिए कि चिंताजनक बात ये भी है कि निकाय चुनाव में रिजल्ट नहीं रहा। इसके पहले अगर हम विधानसभा चुनाव की भी देखें तो उसमें भी कुछ खास कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो रिजल्ट नहीं रहा है। भले से प्रियंका गांधी इस समय जो कोऑर्डिनेटर बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की, भले से जमीनी स्तर पर उन्होंने काम किया हो, लंबे समय से संघर्ष किया हो, जाकर बूथ स्तर पे वो कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं से मिलती थी, तमाम तरह के अभियान चले थे, लेकिन उसका विधानसभा चुनाव में कुछ फीडबैक नहीं मिला था। लेकिन अगर हम निकाय चुनाव की बात करें तो जो बड़े लीडर है, खासकर कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश स्तर की बात करें या फिर प्रांतीय अध्यक्ष की बात करें, तो वो भी कहीं ना सक्रिय नहीं थे इस निकाय चुनाव में। तो ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है कि क्यों न इस पर एक्टिव रहे। अगर आप दूसरी तरफ हम सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की बात करें तो वहां से जो मुख्यमंत्री खुद इसका मोर्चा संभाले थे नगर निकाय चुनाव की, तो ये अच्छा खासा उनके लिए रिजल्ट रहा। सभी जो 17 जो मेयर के सभी जीत हासिल किए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक है, क्यों ना दूसरों से भी थोड़ी बहुत सीख ले। अगर कर्नाटक के चुनाव की बात करें, जो अलग अलग स्टेट में जो विधानसभा है 5 स्टेट में, उसको लेकर केंद्रीय स्तर पर बैठक की जा रही है। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर अगर आप देखिए लोकसभा चुनाव के लिए 80 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के लिए। यहाँ से माना जाता है कि अगर जितने उम्मीदवार जिस पार्टी की जीत हासिल करते वही केंद्र में इस तरह से सत्ता हासिल करते हैं और सत्ता बनाने में कामयाब होते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? बिल्कुल देखिए सतीश, यूपी में अगर कांग्रेस पार्टी ध्यान नहीं
नहीं देगी तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि लोकसभा का चुनाव इतना आसान नहीं होता है। दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और अगर कांग्रेस पार्टी के अंदर की राजनीति की बात करें तो इस बार बृजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में ये बड़ा चुनाव था, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बृजलाल खाबरी से भी जवाबदेह होगी, क्योंकि बृजलाल खाबरी को जवाब देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये उनका फेलियर भी साबित हुआ है। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी जवाबदेही हैं कि जो रिजल्ट इस तरह से निकाय चुनाव में रहा है वो संतोषजनक नहीं रहा है, तो एक जवाबदेही जरूर बनती है यहाँ पे, खासकर उत्तर प्रदेश के को लेकर। इससे पहले भी जो प्रदेश अध्यक्ष रहे कुछ खास रिजल्ट नहीं दे पाए इसमें, कि कहीं न कहीं ये लंबे समय से अगर आप देखें कि करीब 30 से 35 साल में एक तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए चिंताजनक रहा है कि कोई भी किसी भी चुनाव में खास रिजल्ट नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के लिए। भले से तमाम तरह के वादे किए जा रहे हों कि अगले चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा रिजल्ट रहेगा, लेकिन कुछ खास देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जब भी हम लोग जाते हैं डिस्कशन के तौर पे या कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो एक तरह से भले वो लोग पर्दे के आगे तमाम तरह करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे अपने में एक गुटबाजी उनकी होती है कांग्रेस पार्टी में। जो नेता है एक दूसरे की नहीं सुनते हैं। अगर हम देखें कि उम्मीदवारों के चयन के तौर पे नगर निकाय चुनाव को लेकर जो उम्मीदवार का चयन होता था उसमें भी दो गुट बनाई गई थी, 3 से 2 गुट बनाई गई थी कि इनके प्रत्याशियों को क्यों नहीं टिकट दिया जा रहा है, इनके प्रत्याशियों को जो इनके जो करीबी उनको टिकट नहीं दिया। तो ये तमाम तरह की चीजें हैं जो कमियां हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है लोकसभा चुनाव से पहले, तभी जाकर कुछ खास प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए होगा। अगर हम देखें केंद्रीय स्तर की बात करें तो केंद्रीय स्तर की, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर अच्छी खासी यहाँ से जीत हासिल होता है तो उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा लोकसभा चुनाव में सरकार बनाने में। तो जवाबदेही के तौर पे न केवल बृजलाल खाबरी हैं बल्कि प्रांतीय अध्यक्ष जो अलग अलग जगहों पे बनाए गए हैं उनको भी जवाबदेही है। इसके अलावा जिला अध्यक्ष की बात कही हो, क्यों नहीं जमीनी स्तर पे काम कर पाए, अपनी पार्टी को क्यों नहीं मजबूत पाए। अगर हम देखें कि इस चुनाव परिणाम में अगर मान लीजिए दूसरे तीसरे स्थान पे होती तो समझ में आता है कि कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन तीसरे चौथे स्थान पे रही है कांग्रेस पार्टी। जो भी निकाय चुनाव के जो भी उम्मीदवार रहे उसमें अगर आप टिकट की बात करें जो वोट फीसदी रहा तो तीसरे चौथे स्थान पे रहा, तो कुछ खास ठीक प्रदर्शन नहीं रहा कांग्रेस पार्टी के लिए। तो इस पर बड़े स्तर पर भी काम करने की जरूरत है। आज की जो बैठक में अगर इस सारी चीजों पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी के लिए थोड़ी सी अच्छी पहल होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यानी कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर काम करती है, समीक्षा बैठकों में अहम चीजें निकलकर सामने आती हैं तो ये उनके लिए काफी ज्यादा मददगार होगा उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने में। लेकिन सतीश, क्या लगता है, अभी आपने एक बड़ी अहम बात कही कि पार्टी के भीतर नेताओं में भी आपसी सामंजस्य बैठ नहीं पाता, जिसके चलते संगठन को नुकसान होता है। लेकिन ऐसी समीक्षा बैठकों में सिर्फ चुनाव को लेकर बातचीत होने वाली है या फिर ऐसे संगठनात्मक जो समस्याएं आती हैं क्या इन पर भी विस्तार से चर्चा होगी और क्या इनको सुधारने के लिए कुछ विशेष निर्देश शीर्ष नेतृत्व दे सकता है? चर्चा की जाएगी जो समीक्षा बैठक है। पहला जो प्राथमिकता है उसमें निकाय चुनाव में जो भी प्रत्याशी रहे हैं, जो भी जीत हासिल किया, जो जीत हासिल नहीं किए हैं, तो उनसे फीडबैक ली जाएगी। उसके साथ ही एक तरह से स्थानीय स्तर पे जो एक तरह से जो लीडर हैं खासकर कांग्रेस पार्टी में, उसको भी बदलाव का भी संकेत है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पे काम करने में नाकाम है, कि जमीनी स्तर के जो वोटर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके लिए काम कर रहे हैं और वर्षों तक, उनको क्यों नहीं लीडरशिप के तौर पर देखा जाता है। इसमें अगर आप देखें निकाय चुनाव में तो कई ऐसे प्रत्याशी रहे हैं जो पार्टी से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, ऐसे बैकडोर से एंट्री किए, उनको टिकट दे दी गई किसी न किसी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हानिकारक है जो आने वाले चुनाव के लिए। इसमें अगर हम 2 गुट की बात करें तो आपसी असमंजस के तौर पे अगर हम देखें तो इसमें कई सारे जब टिकट हुआ तो पार्षद आपस में भिड़ गए थे। इसमें कई लोगों ने भी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, उनके खिलाफ भी नारेबाजी की थी जब टिकट के बंटवारा हुआ था निकाय चुनाव से पहले। तो ये सारी पहलू है जो इस पर चर्चा होनी जरूरी है और हो सकता है कि चर्चा हो। निकाय चुनाव को परिणाम जो है उस पर चर्चा हो। इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव को, जैसे कि हमने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी कहीं न कहीं इसमें बैठक में आगे रणनीति भी तैयार करे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सतीश, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर निकाय चुनाव में हारे उम्मीदवार एक तरफ जहां फीडबैक देंगे तो वहीं आने वाले चुनाव को लेकर भी रणनीति इस बैठक में जो है वो बन सकती है। पार्टी नेताओं की बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक आज हो रही है कांग्रेस पार्टी की लखनऊ से। अहम खबर आपको हम बता दें, और जिसमें आने वाले चुनाव को लेकर एक तरफ जहां तैयारियां होंगी तो वहीं निकाय चुनाव में आखिर क्या वजह रही कि पार्टी को इस करारी हार का सामना करना पड़ा, इन सारे बिंदुओं को लेकर विस्तृत बातचीत आज की समीक्षा बैठक में संभव है।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर का रुख करते हैं लखनऊ से, जहां पर चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अनामिका के हत्यारे की गिरफ्तारी हो गई और चिन्हट पुलिस को मिली सफलता। वीरेंद्र यादव भी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। हत्या का मास्टरमाइंड पहले ही हो चुका है गिरफ्तार। निजी टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर हत्या कर दी। वेब सीरीज देखकर हत्यारे ने बनाया हत्या का प्लान। चाकू से 33 वार कर अनामिका को उतारा था मौत के घाट। चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीवी की आवाज तेज कर अनामिका को मौत के घाट उतारा। घर के किराएदार ने ही बनाया था पूरा मास्टर प्लान और चिन्हट के अंतर्गत छोटा भरवारा का ये पूरा मामला बताया जाता है। निजी टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनकर हत्या कर दी और वेब सीरीज देखकर हत्यारे ने हत्या का प्लान बनाया था और चाकू से 33 वार कर अनामिका को मौत के घाट उतारा था। तो चाकू से 33 वार कर अनामिका को उतारा था मौत के घाट और टीवी की आवाज तेज कर अनामिका को मौत के घाट उतारा। तो फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता दें, जहां घर के किराएदार ने ही बनाया था पूरा मास्टर प्लान और इस वारदात को दिया था अंजाम। चिन्हट के अंतर्गत छोटा भरवारा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और वीरेंद्र यादव भी पुलिस के हत्थे छुड़ा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, हत्या का मास्टरमाइंड पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अब एक और अहम चीज पुलिस के हाथ लगी। गिरफ्तार कर लिया है जिसने अनामिका की हत्या की थी। फिलहाल वो हत्यारे के साथ साथ उसको भी गिरफ्तार पहले ही पुलिस कर चुकी है, जिसने अनामिका ने जिसको अपने घर में ही पनाह दी थी। अनामिका के घर में काफी समय से जो अर्जुन सोनी है किराए पर रहता था। अर्जुन सोनी के पास पैसा ना होने के चलते अनामिका ने उसका किराया भी माफ कर दिया था और उससे पैसा भी नहीं लेती थी। फिलहाल उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके चलते जो अर्जुन सोनी ने अपने एक मित्र वीरेंद्र यादव के साथ पूरी प्लानिंग बनाई कि उनके मकान मालिक के यहाँ किस तरीके से आप घर में घुसे और जो लूट की वारदात को अंजाम दे। फिलहाल जो वीरेंद्र यादव है, वीरेंद्र यादव इंदौजा का रहने वाला है। उसने वेब सीरीज देखी थी कि किस तरीके से प्लानिंग बना सकते हैं हम, और वेब सीरीज देखने के बाद वो एक टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बनके उनके घर घुसता है और अब डेट की बात करता है। फिलहाल अब जब उनके घर में घुसता है तो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए जैसे वो जाता है अंदर, तो अनामिका उसके साथ रोकती है, लूट के प्रयास को उसका विरोध करती है और जो वीरेंद्र यादव है लगभग चाकू से उसके शरीर पर 33 वार करता है और गले को पूरी तरीके से काट देता है। ये पूरी जो प्लानिंग है ये उसी के अनामिका के जो किराएदार है अर्जुन सोनी ने बनाई थी और अर्जुन सोनी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया था। कॉल डिटेल के आधार पर जब उससे कड़ाई से पूछताछ करी तो अर्जुन सोनी ने पूरी बात को अपनी बताया और उसके बाद जो पुलिस की टीम वीरेंद्र यादव की तलाश में जुट गई। वीरेंद्र यादव के साथ जो अर्जुन सोनी है करीबन 1 साल के आसपास से उसका परिचय था, उसी के साथ उसने काम भी किया था। दोनों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बाद इस घटना को इन दोनों ने अंजाम दिया और प्लानिंग में रहे। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि उसने ही जो अर्जुन सोनी है जो किराएदार है, उसी ने जो अनामिका को डॉक्टर पास ले गया आदर्श उनके पति के साथ, और वहां पर जब डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया तब अर्जुन सोनी ने समझा कि अब राहत की बात है, क्योंकि वो पहचानेगी नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉल डिटेल्स हैं उसको निकाला गया और जो दोनों अपराधी हैं अब फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह आम खबर आपको बता दें, जहां पर चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। टीवी की आवाज तेज कर अनामिका को मौत के घाट उतारा। घर के किराएदार ने ही पूरा प्लान बनाया था और बड़ी बेरहमी से यहां पर हत्या की गई। चिन्हट के अंतर्गत छोटा भरवारा का ये पूरा मामला है। लखनऊ से खबर, चिन्हट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
लखनऊ से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और अनामिका के हत्यारे की गिरफ्तारी हो गई है। और समाजवादी पार्टी के नेता व एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा में बने हुए हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद उन्होंने एक और बयान दे डाला है। यह बयान साधु संत समाज को लेकर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने साधु संतों और धर्माचार्यों को आतंकवादी और शैतान बताया है। दरअसल सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर विवादित बयान देने के बाद कई जगहों पर उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसपे सपा नेता के पुतले भी फूंके गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्हीं विरोध प्रदर्शन के बीच अखिल भारत हिंदू महासभा के एक नेता ने उनकी जीभ काटने वाले को 51,000 रुपए बतौर इनाम देने की घोषणा की थी, जबकि बीजेपी के एक नेता ने मौर्य की जीभ काटने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया था, जिस पर सपा नेता ने प्रतिक्रिया दी है। धर्म की आड़ में आप किसी को नीच नहीं कह सकते। अभी आपने देखा मैंने कौन से बात किया था, मैंने केवल इतना कहा था कि धर्म की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं लोग। और आज हिंदू कह करके दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोट रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे साथ हमारे संवाददाता इकरार खान जुड़ चुके हैं। इकरार, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने लगातार खलबली मचाई थी उत्तर प्रदेश में। न सिर्फ खलबली बल्कि उनके बयान को लेकर खूब राजनीति हुई थी, खूब हंगामा देखने को मिला था। लेकिन अब एक और विवादित बयान साधु संतों को लेकर ये बड़ी टिप्पणी की गई है। जी बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के छावनी लाइन में एक बुद्ध जयंती कार्यक्रम के अवसर पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को गाजीपुर का आगमन था। आगमन में उन्होंने मंच से ही साधु संतों को आतंकवादी कहा कि जो भगवा कलर का पहनते हैं वो आतंकवादी हैं। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद अपने बोल कैसे ही जाने जाते हैं। इससे पहले भी रामचरितमानस में उन्होंने बोल किया था, बहुत दिन विवादों में रहा, मीडिया के सुर्खियों में बने रहे। कहीं ना कहीं फिर 2024 का चुनाव भी नजदीक आने वाला, अपने आप को मीडिया के में सुर्खियों में बनने के लिए कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का बेतुका बयान सामने आया। जी बिल्कुल, लेकिन इकरार, क्या लगता है कि अब जिस तरह का हंगामा हमने देखा था रामचरितमानस वाले बयान के बाद हुआ था, क्या साधु संतों पर की गई इस टिप्पणी के बाद भी जो रिएक्शन है वो सामने आ सकता है? मामला है जी बता दूं, कहीं ना कहीं साधु संतों में रोष भी है। उन्होंने जिसको भी बात जानकारी, उन्होंने उसका बात, इनकी जो बोल था उस बोल का खंडन किया, कहा कि ऐसे पद पे बैठने के बाद समाजवादी पार्टी के ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो महासचिव हैं, इनको बोलने का ये नहीं है, उनको ये बोलना नहीं चाहिए। किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोग टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन इनके अपने आप को मीडिया में साबित करने के लिए, मीडिया में रहने के लिए वो ऐसा बोलते हैं। हालांकि बहुत नहीं, इनका कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए और विरोध होगा भी, और साधु संतों की एकजुटता कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी साफ तौर पर इस बयान के बाद साधु संत भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो दे सकते हैं, उनका रिएक्शन भी सामने आ सकता है। लेकिन क्या अब तक कोई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस सब पर सामने आई हैं? क्योंकि इसके पहले जब रामचरितमानस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उसको लेकर दोहों को लेकर कई तरह की बातें की थी, इसके बाद राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई थी। क्या फिलहाल इस ताज़ा बयान पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं राजनीतिक दलों की? जी बता दें कि अब तक कोई सी राजनीतिक पार्टी का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां जिनको बोलने का अधिकार सबको नहीं है, इसमें अपने में चर्चा करें। हाल देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं इसका जल्दी राजनीतिक पार्टियां भी विरोध करेंगी और चर्चाएं बहुत तेजी से वायरल चलने की वो है। जी
बहुत शुक्र है आपका इकरार, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो सौम्य प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आ गया है और आप देख सकते हैं एक तरफ रामचरितमानस पर उन्होंने टिप्पणी की थी, लेकिन अब साधु संतों को उन्होंने आतंकवादी कह डाला है। हालांकि अभी तक राजनीतिक दलों की कोई प्रतिक्रिया इस सब पर सामने नहीं आई है, लेकिन देखना होगा कि आखिर उनके इस बयान को लेकर किस तरह का रिएक्शन साधु संतों की ओर से और राजनीतिक दलों की ओर से सामने आता है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं बच जाएगा, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब सीधा आपको आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं, जहां पर 2000 के नोट को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है वो सुनाते हैं। के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे। हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, we will decide. We'll decide. No, one question per person. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? वही क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं. It's the same question. We have said that it continues as legal tender. We will wait. We will wait. How much notes are coming? I cannot make a give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। यस, वन क्वेश्चन। Criticism that is coming is, sir, that if you return the notes and if there is no identification attached to it, the whole purpose of knowing how much of it was black money, from where it is coming, that won't be. नहीं, देखिए, हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक डीडी खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा, 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेंगे। या देयर वाज वन क्वेश्चन हियर। So, Mr. Arun Jaitley, at the time of demonetization, when 2000 was coming in, had said that this is a stopgap arrangement because a high denomination like rupees 2000, there always will be problems of integrity of a currency of that, because of that currency. Is it still a belief in the RBI and the government that high denominations should technically be avoided? You see, just as I explained, these notes were primarily issued to replenish the currency, what you call remonetization. That purpose has been fulfilled. Now, what you say, what you have just pointed out is right. I mean, when you have you see our high value notes, these 2000 rupee notes or even 500 rupee notes, so far, their security features have not been breached, not been compromised. Market में the so-called fake currency which was seen, that most of it is actually sophisticated photocopying. Security features of these high-value currency notes have not been breached. But I mean, in any system there are always efforts. Most of the efforts, it was seen earlier, is susceptible or vulnerable to efforts on the part of fraudsters to try and clone. So that is a fact, I mean. But this time around, our decision is mainly driven by a need to ensure clean note policy. Please. Is it close to the 2014 exercise in which the old notes of 2005 were withdrawn? Is it a similar exercise? It's a similar exercise. We have said that. So will the large cash deposits be the part of the scrutiny of the RBI as well, or will there be any cash limit to that when people will go and? RBI तो कोई scrutinize नहीं करता है।
बाकी जो एजेंसीज है इनकम टैक्स वगैरह हो वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं। लेकिन आरबीआई के तरफ से हम ऐसे मतलब किसने क्या ये किया, हम आरबीआई के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं। जैसे आपको पता होगा बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको CTR, STR वगैरह कहते हैं, आपको सबको पता है, वो तो मॉनिटर करते हैं। Sir, there are reports that some bank ATMs still have 2,000 rupee note. So are banks being asked to withdraw those? देखिए बैंकों में most of the banks, because the demand was not in the market, the demand was not for 2,000 rupee notes. So taking into account the demand in the market, demand from customers, most of the banks have modified most of their ATMs. Some places here and there they may be having 2,000 rupee notes still being given in the in the ATMs. The banks will have to modify that. Yeah. So, last time when the demonetization had happened, the proposal was moved by the government. So this time, and like we've discussed that earlier as well, this whole denomination was introduced to replenish the system. So was this also proposed by the government, or this was RBI's? नहीं, ये सब internal processes तो these are not valid questions in which the public is interested. This is a procedural. मैं आता हूँ. Yeah, Sapna. Sir, two questions. So you have explained in detail in your press release as well as in your quotes today that what's the intention behind the phasing out. But still some people, still this question arises in our mind, sir, that was this really required? Let me ask my question so that you can answer. Like, was this really required in the sense that when the circulation has already fallen from its peak of 37% to under 11%, people are not using it? No, that's a view. I mean, I understand what you are saying. That's a viewpoint. No, that's a viewpoint. The question of timing can be raised at any point of time. Why did you do now? Why not later? If you do later, why are you doing now? Why not earlier? So timing is a matter of, I think it's not it's not really relevant. And with regard to the other part you said. And secondly, sir, also, this question arises that with these kind of moves, maybe a kind of a question arises in people's minds that is our currency management system absolutely credible? Indian currency management system is very robust. Our exchange rate is among the least volatile among our peer countries. vis-a-vis the dollar, normally we see the exchange rate against the dollar. अब डॉलर के हिसाब से देखेंगे तो रुपये का जो exchange rate है, it has remained stable despite the crisis of, crisis in the international financial markets created due to the war in Ukraine, the failure of certain banks in advanced economies. Indian currency system, Indian exchange system, that is exchange of our currency, the exchange rate, market exchange rate of our currency is very stable. Indian currency management is very robust, and I just pointed out that the security features of this new Mahatma Gandhi series notes have not been breached. So the integrity of our currencies continue. Yeah. Sir, I have a question. You will be sucking out large number of 2,000 rupee notes. So are you also injecting new 500 and other denomination notes in the system so that, to make up for the 10%? No, it will depend on the demand of the people. That is, some of it will get deposited into bank accounts. Some of it will be exchanged. So what is exchanged across the counter, it goes back immediately. What is deposited in the bank accounts depends on the account holders and the customers. If they want to withdraw, they will withdraw. So, just a sec. So if they want to withdraw, they will withdraw. And so far as liquidity in the system is concerned, the RBI monitors the liquidity in the system, whether it is tight or it is loose. Last week we undertook, not for this purpose, but last week you would have seen, we have undertaken a variable rate repo auction of rupees 50,000 crores. It was a variable rate repo auction. We got bids for 46,400 crores, and that was given to the banking system. The RBI on a day-to-day basis monitors the liquidity in the system, and we respond to it. एक मिनट या सर जैसे कि आपने बोला है कि रिपीट मत करिए कोई रिपीटेशन नहीं सर 3,62,000 करोड़ रुपए जो 2000 के नोट के फॉर्म में सर्कुलेशन में है क्या आपको लगता
तो 2000 के नोट लाने का मकसद पूरा हुआ। आरबीआई गवर्नर की ओर से ये बड़ी बातें आज मीडिया से बातचीत के दौरान कही गई और कहा गया कि 2000 के नोट का ब्यौरा बैंक रखेंगे और बैंक जाने की जल्दबाजी न करें, क्योंकि बाजार में अभी नोटों की संख्या बाकी की कमी नहीं है उनकी, लेकिन 2000 का नोट आपको सितंबर के महीने से पहले तक बैंक में जमा कराना है और 4 महीने का समय इन नोटों को बदलने के लिए दिया गया है, जो कि काफी है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास का ये बड़ा बयान मीडिया से बातचीत के दौरान सामने आया है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की पोती ने अपने पति और ससुराल पक्ष के कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। राजपुर थाने में उनके खिलाफ मारपीट, गाली गलौज और हमला करने के आरोप में केस दर्ज किया गया। महिला ने पति और ससुराल वालों पर दहेज मांगने का भी आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने अभी इसे जांच में रखा है। तो वहीं अंद्रीजा मंजरी ने एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर से भी मुलाकात की। इस दौरान एसएसपी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री की पोती अंद्रीजा मंजरी सिंह की शादी 2017 में उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री के पोते अर्केश सिंह से हुई थी। उड़ीसा विधानसभा चुनाव के बाद अंद्रीजा और उनके पति देहरादून में रह रहे थे। वहीं राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच अब शुरू कर दी है। कल मैं मुख्यमंत्री जी धामी जी से मिली थी और उन्होंने मेरे को आज यहाँ दिलीप सिंह जी से मिलवाया आज, और उन्होंने दिलीप सिंह जी ने बहुत समय दे के हमसे कहा कि ये पूरी जो समस्या है उसका देखभाल उसका मैटर को देखेंगे। जो कंप्लेनेंट हैं उनसे उसके पूरे जो भी समस्याएं हैं, जो भी कंप्लेंट्स हैं, उसके बारे में जानकारी करी। उनके बहन भी हैं, वो वकील हैं बाय प्रोफेशन, उनसे मैंने बात की और उनके एक कंप्लेंट से संबंधित जो बिंदु हैं उस पर मेरी चर्चा हुई है और बहुत सारे उनकी कुछ ग्रीवांसेस हैं। पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं। अंकित, राजपुर थाने में मारपीट और अभद्रता का मामला दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और मामला क्या है पूरा? देखिए, अंद्रीजा मंजिल ने अपने ससुरालियों पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट का आरोप लगाया है। इसको लेकर के लगातार वो दर-दर भटक रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी उनकी कल मुलाकात हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार को और इसके अलावा पुलिस कप्तान यानी कि देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर को दिशा निर्देश दिए कि वह पूरे इस मामले में जांच करें। लेकिन अंद्रीजा मंजिल के मामले में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप ये पाएंगे कि कहीं पुलिस प्रशासन जो है वो उनकी मदद नहीं कर रहा है। इसको लेकर के वो काफी नाराज है। मुख्यमंत्री से भी उन्होंने शिकायत की है। इसके अलावा एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर से भी इस पूरे मामले की शिकायत की है। फिलहाल राजपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दहेज उत्पीड़न के मामले में भी वो लगातार जांच कर रही है। हालांकि अंद्रीजा मंजिल का कहना यह है कि जो धाराएं लगाई गई है वो काफी हल्की धाराएं हैं और इसको और ज्यादा सख्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा पुलिस कप्तान से जब उन्होंने बातचीत करी तो एसएसपी की ओर से उन्हें तमाम जो साक्ष्य हैं वो पुलिस प्रशासन को देने के लिए कहा है और साथ ही उनको ये भरोसा दिया है कि जांच जो है वो निष्पक्ष होगी, भले से चाहे कोई कितना बड़ा अपराधी हो। दून पुलिस उसे नहीं बख्शेगी और इन सब के बीच में अंद्रीजा मंजिल कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश से काफी संतुष्ट नजर आ रही है और उसका कहना है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड पुलिस की ओर से उसे न्याय दिया जाएगा। बिल्कुल अंकित, लेकिन दोनों ही पक्ष राजनीतिक परिवार से जुड़े रहे हैं और दोनों का ही राजनीति में बड़ा नाम रहा है। ऐसे में क्या अब तक परिवारों की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्योंकि अगर पूर्व प्रधानमंत्री की पोती ने अपने ससुराली पक्ष पर आरोप लगाए हैं तो क्या ससुरालियों ने कोई प्रतिक्रिया दी, उनकी ओर से कोई बयान सामने आया अब तक?
देखिए, अंद्रिजा मंजीर के पति हैं, उनका ये कहना है कि जबरन इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से, महिला की तरफ से जो है उन पर दबाव बनाया जा रहा है और मोटी रकम जो है वो मांगी जा रही है। इसके अलावा भी कई और शर्तें जो है वो महिला की तरफ से ससुरालियों से मांगी जा रही है। तो ये इस तरीके के आरोप जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जबकि अंद्रिजा मंजीर का ये कहना है कि ससुराली उसे लगातार उत्पीड़ित कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट करी है। और इन सब चीजों को देखते हुए राजपुर थाना पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया है। हालांकि अंद्रिजा मंजीर को इन धाराओं में कुछ आपत्ति है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब इसमें ये समझ नहीं आ पा रहा है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। तो दून पुलिस का ये कहना है कि अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जल्द ही निष्पक्ष जांच के आधार पर दून पुलिस की ओर से कुछ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अंकित, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये आम खबर आपको बता दें, जहां पर विवाहिता ने अपने ससुरालियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। और हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से साफ तौर पर ये कहा गया है कि वो कोई भी हो, कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष रूप से की जाएगी। और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव संजीव सिंह ने कहा कि हम सुन रहे हैं कि जंतर मंतर पर पहलवानों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है। खास करके इसमें 2 लोग उस बात को उठा रहे हैं, एक तो पहलवान विनेश फोगाट और दूसरा इसमें समर्थन देने वाले पहलवान बजरंग पुनिया। और ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं उनके निजी सचिव होने के नाते और ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से इस बात को कहता हूं कि ब्रजभूषण सिंह एक भी मिनट नार्को टेस्ट से पीछे हटने वाले नहीं है। चाहे न्यायालय का आदेश हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का, नार्को टेस्ट करा देंगे। सरकार चाहे नार्को टेस्ट कराने के लिए सांसद नार्को टेस्ट करा देंगे, या जो एजेंसी जांच कर रही है उस एजेंसी को ये लगता है कि अगर इसमें नार्को टेस्ट कराने जैसा कोई मामला है, कोई तथ्य है जो न वादी पक्ष से आ रहा है, न प्रतिवादी पक्ष से आ रहा है, न एफआईआर लिखने वाले की तरफ से आ रहा है और न उसमें जिसको अभियुक्त बनाया गया है उसकी तरफ से आ रहा है, तो वो नार्को टेस्ट करा देंगे। तो ब्रजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव का ये बड़ा बयान सामने आया है और ये आप देख सकते हैं, जहां पर आपको हम दिखा रहे हैं कि साफ तौर पर उनकी ओर से ये बातें कही गई हैं कि नार्को टेस्ट के लिए वो तैयार हैं। अगर ऐसी कोई जानकारी है जो उन्हें लगता है कि सामने नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए वो नार्को टेस्ट भी करा देंगे। हालांकि एक तरफ गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो मांग है वो पहलवानों की जारी है और जंतर मंतर पर धरना भी जारी है। हम तो ये कई दिन से सुन रहे हैं, जंतर मंतर पे एक बात पहलवानों की तरफ से उठाई जा रही है। खास करके उसमें 2 लोग इस बात को उठा रहे हैं, एक तो पहलवान विनेश फोगट और दूसरा उनका इसमें समर्थन देने वाले पहलवान बजरंग पुनिया। और ये कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह का नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं ब्रजभूषण सिंह की तरफ से, मैं उनके निजी सचिव होने की हैसियत से मैं इस बात का आपको बताता हूँ कि ब्रजभूषण सिंह एक भी मिनट नार्को टेस्ट से पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज चाहे न्यायालय का आदेश हो जाए सुप्रीम कोर्ट का, नार्को टेस्ट करा देंगे। सरकार चाहे नार्को टेस्ट कराने के लिए सांसद जी नार्को टेस्ट करा देंगे, या जो एजेंसी जांच कर रही है उस एजेंसी को ये लगता है कि नहीं इसमें नार्को टेस्ट कराने जैसी कोई बात है, कोई तथ्य ऐसा है जो न वादी पक्ष से आ रहा है, न प्रतिवादी पक्ष से आ रहा है, न एफआईआर लिखाने वाले की तरफ से आ रहा है और न उसमें जिसको अभियुक्त बनाया उसकी तरफ से आ रहा है। अगर विवेचक को ऐसा लगता है या एजेंसी को ऐसा लगता है तो उसके लिए भी सांसद जी तैयार हैं। उनको चंदौली से खबर, जहां कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे और मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। वहीं आपको बता दें कि डीडीयू जंक्शन पर रोकी गई ट्रेन और यात्रियों को हो रही परेशानी। वहीं कर्मनाशा रेलवे स्टेशन के पास 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। डीडीयू गया रूट बाधित, कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। रेलवे का दावा है कि जल्द ही अब लाइन को ठीक कर दिया जाएगा और डीडीयू और गया में हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। तो ये आम खबर और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहाँ पर डीरेल हो गई ट्रेन और डीडीयू और गया में हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। तो ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिलहाल जब तक इस डीरेल ट्रेन को पटरी से हटाया नहीं जाता तब तक ये मार्ग भी बाधित हो गया है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए।
और कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि रूट को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसको लेकर अब क्रेन की मदद से मालगाड़ी के डिब्बों को पटरी से उतारा गया है। टीडीओ जंक्शन पर ट्रेन रोकी गई है। और अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, मालगाड़ी के 2 डिब्बे डिरेल हो गए, फिलहाल रूट बाधित हुआ है बताया जा रहा है, सब पर काम चल रहा है, लेकिन कब तक इस रूट को चालू किया जा सकता है? जी बताया जाएंगे कि आज सुबह तड़के मालगाड़ी आ रही थी अपलाइन में, जिस पर कंटेनर जो लदा था वो कंटेनर धनेच्छा एवं दुर्गावती के बीच में मालगाड़ी से गिर करके डाउन लाइन पर चला गया और मालगाड़ी आगे जा करके कर्मनाशा में डिरेल हो गई, जिससे अप और डाउन दोनों लाइनें बाधित हो गई और लगभग 6 घंटे तक बाधित रही। और 6 घंटे के बाद रेलवे प्रशासन द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद दोनों रेलवे ट्रैक को चालू कर दिया गया है। इस समय गया रूट के चंदौली जिला मुख्यालय मझवार स्टेशन पर मौजूद है, जहां की ट्रेनों का आवागमन प्रारंभ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ट्रेनें आ जा रही हैं। इसको लेकर के राहगीर जो जहां तहां फंसे थे, यहाँ डीडीयू जंक्शन पर और जगह जाना था उनको गंतव्य पर, उनको विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। उनका आरोप था कि यहाँ रेलवे प्रशासन सही तरीके की जानकारी नहीं दे पा रहा है, जिससे कि उनके आगे के गंतव्य को, आगे की रास्ता को जानने के लिए सुनिश्चित किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन अश्विनी ये भी जानना चाहेंगे कि हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए थे, सबको लेकर क्या यहाँ पर कोई समस्या भी आई थी? क्योंकि अगर इतनी जल्दी हेल्पलाइन नंबर्स भी सामने आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई समस्या जरूर रही। नहीं, गया स्टेशन के लिए और डीडीयू जंक्शन के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए थे, ताकि यात्री आने जाने वाले उस हेल्पलाइन के माध्यम से अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी कर लें, ताकि उनको किसी और तरह की समस्या ना हो सके और उनके परिजन जो भी है अगर इस तरह की समस्या जान गए हैं तो वो भी जानकारी कर लें, उनको परिजनों को किसी तरह की कोई दुर्व्यवस्था ना हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो यह अहम खबर जहां पर आप देख सकते हैं कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे डिरेल हो गए। हालांकि अब बताया जा रहा है कि सुचारू रूप से मार्ग को खोल दिया गया है और आवागमन ट्रेनों का अब शुरू हो चुका है। और 2 डिब्बे डिरेल हुए थे, हालांकि तुरंत ही यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन गनीमत ये रही कि यहाँ पर आगे कोई भी दूसरी ट्रेन नहीं थी और 2 डिब्बे मालगाड़ी के डिरेल हुए थे, जिसके चलते फिलहाल अब स्थितियाँ पूरी तरह से सामान्य हैं और रूट को भी पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। तो रूट पर ट्रेनों का आना जाना भी शुरू हो चुका है। मालगाड़ी के 2 डिब्बे बेपटरी हुए थे, ये तस्वीरें उस दौरान की आपको हम दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं डीडीयू जंक्शन पर ट्रेन रोकी गई थी। कर्मनाशा के पास ये 2 डिब्बे मालगाड़ी के डिरेल हुए थे, जिसके चलते रूट कुछ देर के लिए बाधित हुआ था, लेकिन तुरंत ही यहाँ पर क्रेन की मदद से डिरेल डब्बों को हटाया गया ताकि जो रूट है उसे खाली किया जा सके और बाकी की ट्रेनों को रवाना किया जा सके। लेकिन अब हालात पूरी तरह से ठीक हैं और यहाँ पर डिरेल डब्बों को हटाया जा चुका है, रूट को भी शुरू किया जा चुका है। कर्मनाशा के पास मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे हैं। मालगाड़ी के 2 डिब्बे हुए बेपटरी। और अगली खबर दिल्ली से आपको हम बताते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से, जहां धरने पर बैठे पहलवान। आम खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से धरने पर बैठे हैं पहलवान और दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल अल्टीमेटम खत्म हुआ था गिरफ्तारी को लेकर जो दिया गया था, और अब बताया जा रहा है कि आज अल्टीमेटम खत्म जब कल हो गया है तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और आगे की क्या रणनीति है इस पूरे प्रदर्शन की, ये भी देखने को मिल सकता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धरने पर बैठे पहलवान। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 12 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और अहम खबर आपको हम बता दें, दोपहर 12 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों ने कल का अल्टीमेटम दिया था, कल तक का अल्टीमेटम था। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर ये अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि जब अल्टीमेटम खत्म हो चुका है, इसके बाद आंदोलन को लेकर कल महापंचायत भी हुई थी, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई थी। लेकिन अब
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें सामने आती हैं देखना होगा। फिलहाल अहम खबर आपको बता दें, दोपहर 12 बजे धरने पर बैठे पहलवानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोपहर 12 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और अहम चीजें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आ सकती हैं। दोपहर और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।